नमस्कार। हिंदी आचार्य की इतिहास की सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपदों के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो चलो महाजनपदों के बारे में जानते हैं। बच्चों ये जो महाजनपद, वैसे तो पहले हम इस शब्द का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले तो महाजनपद, महा का मतलब तो आपको पता है बड़ा, जनपदों का अर्थ आपने पिछले वीडियो में भी समझ लिया कि ऐसी जगह जो आदमियों का फुटहोल्ड हो, जहां पर जो जन है उन्होंने अपना पैर रखा हुआ हो, तो वो हो गया जनपद। तो महाजनपद का मतलब है कि बहुत बड़ा जनपद। तो ये हुए महाजनपद के शाब्दिक अर्थ। अब इसको असली में समझते कि महाजनपद थे क्या। जैसे कि आपने वैदिक काल को अच्छे से समझ लिया है कि पूर्व वैदिक काल में तो जो आर्य थे वो अपने कबीलों में रहते थे, ट्राइब्स में रहते थे, और वो अपने कबीलों को जन कहते थे, जैसे कि कुरु जन है, भरत जन है आदि। उसके बाद ये है 3500 साल पुरानी बात। उसके बाद जब जनपदों का समय आता है, लगभग 3000 साल पहले, धीरे धीरे जो जन थे, आर्यों के जो जन थे वो धीरे धीरे जनपदों में बदल गए। कैसे बदल गए ये भी हम सीख चुके हैं कि जब अश्वमेध यज्ञ करके कुछ जन जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ज्यादा पावरफुल हो गए, ज्यादा ताकतवर हो गए दूसरे जनों से, तो फिर अब ये जन जो है, यानी कि लोगों के जो रहने के स्थान है, लोगों की कम्युनिटीज है, ये जनपदों में हो गए डिवाइड। अब ये जनपद कहलाते हैं लगभग 3000 साल पहले। तो अब अभी की बात करें, महाजनपदों की बात करें, तो इस समय में तो ये जो समय है ये 2600 या 2500 ईयर्स, मतलब 2500, लगभग 2500 साल पहले की बात अगर करें, तो अब यह समय है महाजनपदों का। तो महाजनपद कैसे बन गए इसको हमें डिटेल में अभी पढ़ेंगे, लेकिन जो जनपद ज्यादा पावरफुल हो गए वो फिर महाजनपद बन गए, यानी कि वो फिर धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे। साम्राज्य का मतलब होता है अपने एरिया से ज्यादा दूर दूर तक अपने राज्य को फैला लेना। तो अब ये साम्राज्य स्थापित होने लगे। फिर धीरे धीरे सबसे बड़ा एक महाजनपद, 16 महाजनपद थे, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फिर एक निकल कर आता है मगध, जिसने पूरे भारत और अफगानिस्तान तक, जिसे आज की समय में हम कहते हैं अफगानिस्तान, वहां तक राज्य अपना साम्राज्य फैला लिया था। तो बच्चों अब हमें समझ में आ गया है कि महाजनपद होते क्या है। अब हम ये समझते हैं कि इस पीरियड को सेकंड अर्बनाइजेशन का पीरियड क्यों कहते हैं। ये पीरियड सेकंड अर्बनाइजेशन, यानी कि दूसरी बार जो अर्बनाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण, नगरीकरण। तो नगर कैसे बन गए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आर्य जब भारत आते हैं वो तो कबीलों में रहने वाले लोग हैं, छोटे छोटे गांव कह सकते हैं उनके रहने, उनकी सेटलमेंट्स को, जिनको वो जन कहते थे। तो उसके बाद फिर जनपद जो है वो थोड़े और ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, उनका एरिया और बढ़ता है। उसके बाद में जब महाजनपदों का समय आता है, लगभग 2500 साल पहले जब महाजनपदों का समय आता है, इसमें फिर बड़े बड़े नगर बसाए जाने लगे। तो इसीलिए इस पीरियड को सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। सेकंड क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले भारत में जो अर्बनाइजेशन यानी कि नगरों का इतिहास मिला है वो है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो अब उसके बाद फिर नगर नहीं मिलते, उसके बाद दोबारा भारत में नगरीकरण होता है, तो यह महाजनपदों के समय पर होता है। इसीलिए इसे पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन या दूसरी बार का नगरीकरण भारत के इतिहास का कहते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े नगर थे, बहुत बड़े लेवल पर अर्बनाइजेशन हुई थी। और अगर हम बात करें महाजनपदों के समय की, तो यह समय है 600 BCE से 345 BCE, यानी कि लगभग 2600 साल पहले के समय की हम बात कर रहे हैं, जब जनपद जो हैं अब ये महाजनपदों में डिवाइड हो गए हैं। इसी तरह से बच्चों, जैसे कि हमने जनपदों के समय पर पढ़ा था कि जो जनपदों के में जो एरियाज हैं उनमें खुदाई के दौरान ग्रे कलर की जो है वो पॉटरी मिली है। ग्रे कलर के वहां पर घड़े आदि मिले हैं, मिट्टी से बनाए गए, जिनके ऊपर ब्लैक कलर का डिजाइन था, तो वो ग्रे वेयर है। अब जो महाजनपदों का समय आता है तो इसमें ब्लैक कलर की पॉटरी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, और यह ऐसा माना जाता है कि एक रिफाइंड शायद अमीर लोगों के लिए पॉटरी थी जो कि ब्लैक कलर की पॉटरी इस्तेमाल करते हैं, और इसका नाम है नदन ब्लैक पॉलिशवेयर, क्योंकि ये ज्यादातर नॉर्थ से मिली है, उत्तर भारत के आसपास के एरिया से मिली है महाजनपदों से, तो इसलिए नदन। और ये ब्लैक इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि ये काले रंग की है और उसके ऊपर पॉलिश भी कर रखी है, ब्लैक कलर की पॉलिश हो रखी है।
तो ये नदन ब्लैक पॉलिशवेयर पॉटरी है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये कौशाम्बी का उदाहरण है, राजघाट का उदाहरण है। ये उत्तर प्रदेश से मिली हुई नदन ब्लैक पॉलिशवेयर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेंटेड ग्रे वेयर जिसके ऊपर ज्योमेट्रिकल डिजाइन बने हुए हैं वो कौन सी समय से संबंधित है, तो वह जनपदों के समय से संबंधित है, यानी कि लगभग 3000 साल पुरानी है वह पॉटरी। और अगर हम ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नदन ब्लैक पॉलिशवेयर किस समय से संबंधित है, तो यह महाजनपदों के समय से संबंधित है। अब बच्चों, हम महाजनपद कैसे बनते हैं उनके बारे में ज्यादा डिटेल नॉलेज लेने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानियां कौन कौन सी थी, उनकी लोकेशन एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अवंती जनपद की बात करेंगे। तो जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, यह मालवा की प्राचीन काल का समय जो है इसे अवंती कहा जाता था। इसके भी दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। और जो उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी महिष्मती थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के पश्चिम वाले जो हिस्से में आप अवंती महाजनपद को देख सकते हो। इसकी दो राजधानियां थी, ज्यादातर इसकी राजधानी उज्जैनी को ही माना जाता है। अब अगले महाजनपद की बात करेंगे। इससे नीचे आप देख सकते हैं जिसे जहां पर असक लिखा हुआ है, इसका वास्तविक नाम था अश्मक, इसे असका भी कहते थे। और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था और यह नर्मदा और गोदावरी दोनों नदियों के बीच में स्थित था। और इसकी राजधानी थी पोतन। और इसके जो राजा थे वो इक्ष्वाकु वंश के राजा ऐसे माना जाते थे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम अंग के बारे में। देखिए मैप पर बांग्लादेश के पास में जो महाजनपद है यह अंग महाजनपद है। यह मगध महाजनपद के पूर्व दिशा में पड़ता है। और यह जिलों की बात की जाए तो ये बिहार में के भागलपुर आदि जिलों में पड़ता है। तो ये जो जनपद है इसकी जो राजधानी महाजनपद है इसकी राजधानी चंपा थी, जो कि भारत के बहुत ही प्रसिद्ध नगरियों में से एक थी। और बाद में फिर ये मगध ने इसे अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके बाद हम कंबोज के बारे में पढ़ेंगे। कंबोज देखिए नॉर्थ वेस्ट में आगे अफगानिस्तान के पास का जो एरिया है वहां पर कंबोज महाजनपद है। इस कंबोज महाजनपद का जो एक्चुअली लोकेशन जो है ये पामीर का पठार इसे कह सकते हैं। इसे कंबोज महाजनपद कहते हैं। और इसे हाटक या राजापुर इसकी राजधानी थी। और ये आज के समय पर देखें तो ये भारत के अंदर नहीं आता। इसके बाद हम काशी की बात करेंगे। देखिए मगध के बिल्कुल ऊपर काशी है, तो इसकी राजधानी है वाराणसी। और ये जो कि वरुणा और रसी नदियों के संगम पर बसी है। और ये जो इसमें जो पार्श्वनाथ तीर्थंकर हैं उनके पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। और इसका जो कौशल राज्य के साथ में काफी संघर्ष चलता रहता था। काशी हो गई। अब बात करेंगे हम कुरु की। देखिए सेंटर में दिल्ली के एरिया के आसपास आप देख सकते हो यह कुरु है। और ये एक्चुअली आधुनिक आज के टाइम की बात करें तो हरियाणा और दिल्ली के आसपास यमुना नदी के बिल्कुल वेस्ट साइड पश्चिम दिशा में यमुना नदी के यह कुरु महाजनपद है। और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो जैसे कि आप जानते हो कि ये जो कुरु महाजनपद है इसका उल्लेख तो महाभारत में ही है, क्योंकि जो महाभारत में जो कौरवों और पांडवों का जिक्र आया है उनके आपस में जो झगड़ा हुआ है वो कुरु को लेकर ही हुआ था। ये कुरु वंश के ही आगे राजकुमार थे। अब आगे बात करेंगे कौशल की। तो कौशल देखिए पांचाल और मल्ल के बीच में कौशल है। ये एरिया जो है ये क्षेत्र अयोध्या जिला में पड़ता है, इसके आसपास का एरिया पड़ता है। और इसकी जो राजधानी इसको अयोध्या कहते हैं। और इसकी एक राजधानी अयोध्या थी, फिर बाद में इसकी राजधानी है जो श्रावस्ती बन जाती है। उसके बाद फिर नॉर्थ वेस्ट में चलेंगे, गांधार में देखेंगे। जो गांधार है ये अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो एरिया है और इसमें कुछ कश्मीर का भी एरिया आता था। ये गांधार महाजनपद है। और इसकी राजधानी थी तक्षशिला, जहां पर बहुत ही मशहूर जो है यूनिवर्सिटी तक्षशिला जिसके आज भी अवशेष मिलते हैं यहीं पर गांधार में ही थी। इसके बाद हम बात करेंगे चेदी किंगडम की। चेदी को ही आप देखिए अवंती के साथ में है ये। चेदी को ही चैतिया भी कहते हैं। ये इसको अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये बुंदेलखंड का इलाका है। और इसकी राजधानी थी शक्तिमती। और चेदी के बारे में भी महाभारत में उल्लेख है, क्योंकि शिशुपाल जो था वो चेदी नरेश था। इसके बाद हम वाजी या वृज्जी की बात करेंगे। देखिए अंग के बिल्कुल ऊपर वाजी या वृज्जी है।
और ये एक तरह का गणतंत्र था। यह महाजनपद तो था, लेकिन यहाँ के जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, यह यहाँ पर राजा नहीं हुआ करता, या यहाँ पर बहुत सारे राजे हुआ करते थे जो एक साथ राज्य किया करते थे। तो यह एक तरह का रिपब्लिक था, जो महाजनपद का एक रिपब्लिक था। और ये इसकी जो मेन राजधानी इसको कह सकते हैं वैशाली थी। और ये इसके बाद में हम बात करेंगे वत्स, या इसे वंश भी कहते हैं। देखिए चेदी के बिल्कुल ऊपर वत्स है, तो ये जो वत्स है ये उत्तर प्रदेश का ही नीचे वाला जो हिस्सा है, जिसे प्रयाग के आसपास का क्षेत्र कहते हैं, ये वत्स यहां पर थी और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इसके साथ ही देखिए पांचाल है। पांचाल कौशल के बिल्कुल पास पड़ता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है और पांचाल की दो शाखाएं हैं, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो थी वो कांपिल्य नगरी थी। और इन दोनों के बीच में जो दोआब का एरिया है वो बदायूं और फर्रुखाबाद का एरिया पड़ता है। अब हम बात करेंगे बच्चों मगध की। देखिए जहां पर बिहार है वहां पर है मगध। तो मगध भी एक महाजनपद था। पहले यह भी एक महाजनपद था, जो कि बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद बन जाता है। पहले इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी। राजगृह इसे याद रखना है। इसे राजगीर भी कहते हैं और इसे गिरिव्रज भी कहते हैं, क्योंकि हर जगह से इसके आसपास जो है वो गिरी थी, पहाड़ियां थी, इसीलिए इसे गिरिव्रज भी कहते हैं, राजगीर भी कहते हैं। इसका एक्चुअल संस्कृत नाम राजगृह था। और इसकी जो स्थापना थी मगध राज्य की, इसे बृहद्रथ ने की थी। और जो कि इसमें इसके बाद में फिर आज का जो एरिया है ये पटना और गया के आसपास का एरिया पड़ता है। बाद में फिर इसका जो इसकी राजधानी है फिर वो पाटलिपुत्र बन जाती है। पाटलिपुत्र ही आज के समय में इसको जो पटना कहते हैं वो वास्तव में उसका असली नाम पाटलिपुत्र ही था। तो पहले मगध की राजधानी राजगृह थी और फिर उसके बाद में पाटलिपुत्र बन जाती है। मगध बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद कैसे बना इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी मत्स्य और मत्स्य जो है, अभी आप देख सकते हो ये राजस्थान के एरिया में मत्स्य महाजनपद के बारे में बात करेंगे। तो यह अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले इस एरिया में पड़ते थे और इसकी राजधानी थी विराटनगर। इसके बाद हम मल्ल की बात करते हैं। देखिए कौशल और वृज्जी के बीच में मल्ल है। मल्ल महाजनपद भी एक तरह का गणसंघ था, रिपब्लिक था ये। और ये इसका जो एरिया ये गोरखपुर के आसपास का एरिया पड़ता है। और इसमें भी दो राजधानियां थी। एक राजधानी इसकी कुशीनगर थी, जिसको कुशीनगर कहते हैं आज के समय पर। दूसरी राजधानी पावा या पव थी, जिसे आजकल फाजिल नगर कहते हैं। इसके बाद हम शूरसेन, देखिए मत्स्य के बिल्कुल पास कुरु के नीचे शूरसेन या सुरसेन, ये महाजनपद के बारे में बात करेंगे। इसकी जो राजधानी थी यह मथुरा थी। और शूरसेन के जो राजा थे ये भी महाभारत में इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो बच्चों अब हमने पढ़ लिए हैं पूरे 16 महाजनपदों की लोकेशन, अच्छे से हमें समझ में आ गई है कौन से किस राज्य में है, और सबकी राजधानियां हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। अब महाजनपदों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इनसे संबंधित ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बच्चों हमने महाजनपदों के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अब जानते हैं कि महाजनपद कैसे बने। तो बच्चों जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि 2500 साल पहले के आसपास कुछ ऐसे जनपद थे जो कि दूसरे जनपदों से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो महाजनपद कहलाते हैं। और ये जो महाजनपद थे उनकी अपनी एक राजधानी हुआ करती थी। हमने सभी महाजनपदों की राजधानियां पढ़ ली हैं। और ये जो राजधानी हुआ करती थी वो उसके आसपास किला, उसको फोर्टिफाई किया जाता, उसके आसपास किले की दीवारें बनाई जाती थी पत्थरों से, ईंटों से, ताकि उसको सिक्योर किया जा सके राजधानी को। तो राजा लोग जो थे उनको अगर किले वगैरह बनाने थे, आर्मी बनानी थी, तो उसके लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो इसका मतलब है कि वे टैक्सेस लगाएंगे। देखिए उदाहरण के तौर पर आपके सामने जो वत्स महाजनपद था, उस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, उस कौशाम्बी राजधानी के आसपास की ये फोर्टिफिकेशन वॉल है, यानी कि किले के आसपास की बनाई गई ये मजबूत दीवार है जो कि खुदाई के दौरान मिली है। तो ये महाजनपद का की राजधानी का बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपके सामने।
तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि महाजनपदों के जो राजा थे उनको आर्मी बहुत बड़ी चाहिए थी, उनको किले बनाने थे। तो अगर उनको इतने सारे ये सब काम करने हैं तो उनको रिसोर्सेज चाहिए, तो उसके लिए उनको टैक्स लगाना पड़ेगा। तो टैक्स वो लगाते थे, खेती करने वाले किसानों के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। उनको छठा भाग 1/6 उनका जो प्रोड्यूस होगा खेती में से वो उनको सरकार को देना पड़ता था। और यह जो टैक्स है जो कि खेती के ऊपर लगाया जाता है, जो कि राजा को देना होता है, इसे कहते हैं भाग। तो ये है भाग वाला शेयर, यानी कि सरकार का कितना भाग है 1/6, छठा भाग जो है टोटल प्रोड्यूस का वो किसानों को देना पड़ता था। अब ये हुई किसानों की बात। इसके बाद जो कि कबीले हैं, जो कि जानवरों का खाना बदोश कबीले हैं, जो कि जानवरों को जिनके पास केवल जानवर ही हैं, तो उनको क्या करना पड़ता था, वो जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है और इसके साथ ही जो जानवरों से दूध दही मक्खन वगैरह है वो भी उनको राजा को देना होता था। इसी के साथ ही जो दूसरे हैं, जो काम करने वाले हैं, जो लोग जो व्यापार करने वाले हैं, उनको भी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था। इसी तरह से जो कारीगर लोग हैं, कारीगर लोगों को एक तरह की फोर्स्ड लेबर करनी पड़ती थी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई कारीगर है जो कि कपड़ा बुनने वाला कारीगर है, उसको एक महीने में एक दिन किंग के लिए या सरकार के लिए काम करना पड़ता था। तो बच्चों अब हमने समझ लिया कि सभी लोग जिस भी तरह का वो व्यवसाय अपनाते हैं, चाहे वो खेती हो, चाहे वो कारीगरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो पशुपालन हो, सभी तरह के लोगों को सरकार को टैक्स देना पड़ता था। अगर सरकार टैक्स नहीं लेगी तो फिर सरकार महाजनपद जैसे बड़े बड़े जो हैं इनको बना नहीं पाएगी। महाजनपदों जैसे बड़े बड़े सिटीज, उनकी राजधानियां, इतनी बड़ी आर्मी, इतने सब, इन सब के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो वो कहां से आएगा, आम लोगों से आएगा। इसके साथ ही खेती बाड़ी में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए थे महाजनपदों के समय पे। जैसे कि लोहे के हल का इस्तेमाल किया जाना लगे थे। तो अगर लोहे का हल, जो पहले लकड़ी का हल का इस्तेमाल होता था, इसके बाद महाजनपदों के समय पे लोहे का हल इस्तेमाल किया जाने लगा। और इससे क्या हुआ कि खेती में सुधार होने लगा। दूसरी चीज यहाँ पर यह थी कि जो चावलों की जो खेती है वो पहले जैसे बीजों से उगाई जाती थी, अब बीजों से उगाने के बाद उसको, उनके जो पौधे हैं उनको फिर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता था। तो इससे भी खेती में ज्यादा फसल होने लगी। तो ज्यादा फसल होने लगी तो फिर किसान खुशहाल होने लगे, तो जो सरकार है उसको वो ज्यादा कर मिलने लगा। इसी तरह से धीरे धीरे करके महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मगध जो है महाजनपद, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? एक तो इसके पास जो यहाँ पे गंगा जो नदी है वो इसके पास से गुजरती है। सोन नदी भी जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है वो भी यहाँ से पास से गुजरती है। दूसरा, मगध के आसपास बहुत सारे फॉरेस्ट थे, बहुत सारे जंगल थे, जहाँ से मगध को एलिफेंट्स मिलते थे जिनको वो आर्मी के लिए इस्तेमाल करते थे। और मगध की आर्मी मशहूर थी एलिफेंट्स की वजह से। बहुत सारी आर्मीज जो हैं, जैसे ग्रीक आर्मी है, तो वो डर गए थे एलिफेंट्स की वजह से। और उनको टिम्बर भी मिलता था फॉरेस्ट में से, और आयरन की ओर्स भी थे उनको मिलते थे, जिस वजह से वो आयरन भी उनके लिए एक्सेसिबल था मगध के लिए। तो इस तरह से मगध जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद बन जाता है। इसी के साथ बिंबिसार और अजातशत्रु दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं जिन्होंने बहुत ही कोशिश की है मगध के आसपास के एरियाज को जीतने की, दूसरे जनपदों को जीतने की। और इस तरह से इसके बाद में नॉर्थ वेस्ट तक मगध जो है वो बढ़ जाता है। पहले जैसे कि हम पढ़ चुके हैं इसकी राजगृह राजधानी थी, उसके बाद में ये पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बन जाती है, जिसे आज के समय पर पटना कहते हैं। इसके बाद फिर महाजनपदों की बात तो हो गई बच्चों। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो गणसंघ है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरी डिटेल में गणसंघ बनाएंगे। लेकिन मगध की यह इच्छा थी हमेशा से कि वह गणसंघों पर भी अपना अधिकार करे। मगध का साम्राज्य तो पूरे भारत में दक्षिण तक, उधर अफगानिस्तान तक पूरा फैल गया था बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे, अशोक ने भी। तो इसके बाद हम बात करेंगे गणसंघों की, उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी तरह से इतिहास से संबंधित और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।